नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास विश्वास गाथा। भाभी, आप सो लीजिए ना थोड़ा सा, मैं यहीं कुणाल के पास बैठा पढ़ता रहूंगा। गिरीश ने शायद चौथी बार मुझसे कहा होगा। इस बार मैंने उसे डपट दिया। सुबह पेपर नहीं देना है क्या? जाओ झटपट सो जाओ चलकर। मेरी चिंता मत करो, मुझे वैसे भी नींद कहाँ आती है। डांट खाकर गिरीश चुप हो गया और सोने की तैयारी करने लगा। अपनी जगह पर बैठी मैं उसे देखती रही। पैंट बूशर्ट उतार कर उसने रात वाले कपड़े पहने, पेन में स्याही डाली, घड़ी में अलार्म लगाया और फिर जाकर आंगन में बिछी चारपाई पर सो गया। 5-6 मिनट बाद उसकी नाक बजने लगी। उसकी ओर से आश्वस्त होकर मैंने फिर कुणाल की ओर देखा। बेचारा, नींद में भी उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं स्पष्ट थीं। माथे पर बंधे बड़े से बैंडेज के कारण उसका नन्हा सा चेहरा और भी छोटा लग रहा था। एक पट्टी दाईं बांह पर भी थी, पर दाहिना पांव, वह तो सूजकर एकदम हाथी का सा हो गया था। जरा सा हाथ छू जाता तो कुणाल पीड़ा से बिलबिला उठता। जबरदस्त आशंका थी कि फ्रैक्चर ही होगा। आज तो एक्सरे हो नहीं पाया था, शायद कल लेंगे। उस कल की कल्पना से ही मैं कांप जाती हूँ। कहीं कंपाउंड फ्रैक्चर निकल गया तो। एक ही तसल्ली थी कि कल ये आ जाएंगे। मैं तो आज ही तार देने के लिए कह रही थी, पर गिरीश ने ही मना कर दिया। रहने दो ना भाभी, कल शाम तक तो भैया आ ही जाएंगे। तार दे भी दें तो समय से मिलेगा थोड़े ही। ट्रंक कॉल करूंगा तो ऊपर से घबरा जाएंगे। लाख कोशिश करेंगे फिर भी कल सुबह तक ही पहुंच पाएंगे। उतनी देर में तो पता नहीं क्या क्या सोच डालेंगे। गिरीश बिल्कुल अपने भैया पर गया है, गंभीर और शांत। आज सारी स्थिति को उसी ने तो संभाला। मैं तो कुणाल को सीढ़ियों से लुढ़कते देखकर वहीं फर्श पर धम्म से बैठ गई थी और दोनों हाथों में मुंह ढांप लिया था। अपनी तरफ से तो मैं उसे ईश्वर के हवाले ही कर चुकी थी। फिर बाद में गिरीश के साथ यंत्रवत घर से अस्पताल और अस्पताल से घर चक्कर लगाती रही, लेकिन मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। गिरीश बड़े धैर्य से मुझे और कुणाल को एक साथ संभाले रहा। ठीक से पट्टी वगैरह करवाने के बाद जब कुणाल थोड़ा सा सो लिया, डॉक्टर मिश्रा घर पर आकर उसे एक बार फिर देख गए। तभी मैं अपने में लौट सकी। तभी जाकर मुझे याद आया कि गिरीश के पेपर चल रहे हैं, सुबह उसे परीक्षा देने जाना है। तब उठकर मैंने झटपट गैस जलाई थी, सब्जी और 4 पराठे बना लिए थे। रोज की तरह आग्रह और ममता के साथ उसे खिलाया था और 2 कौर खुद भी खाकर फिर से बिस्तर के साथ लगी इस कुर्सी पर आकर बैठ गई हूँ। आंखें फिर कुणाल पर जम गई हैं और मन फिर दुश्चिंताओं में डूबने उतराने लगा है। लगता है इन्हें खबर दे देती तो ठीक था, चिंता का बोझ तो कुछ बढ़ जाता। सच, अकेली संतान के साथ छोटी सी बात भी कितनी बड़ी होकर सामने आती है। किसी के बच्चे क्या गिरते नहीं, क्या उन्हें चोट नहीं आती, पर मेरा मन ही और मिट्टी का बना है। ऊट पटांग सी कल्पनाएं करके खुद को ही यंत्रणा देती रहती हूँ। अब सामने लेटे कुणाल को देखकर यही मन में आ रहा है कि कहीं फ्रैक्चर हुआ तो बेचारे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सारे संगी साथी अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। घुटने में चोट लगी है, अगर कहीं वहां की हड्डी चटक गई होगी तो और मुसीबत होगी। कई बार हड्डी ठीक से जुड़ती भी नहीं, नुक्स रह ही जाता है। कहीं ऐसा हो गया तो बेचारा सारी जिंदगी हीन भावना से ग्रस्त रहेगा। सुनील गावस्कर बनने के उसके सपने में जंग लग जाएगी। साथ वालों के उपहास का शिकार होगा सो अलग। तब उसके चेहरे पर लिखी विवश वेदना को क्या मैं पढ़ पाऊंगी? उसके आहत अहम को सहलाते सहलाते कहीं खुद भी। बेवकूफ लड़की, अब बस भी कर। जब देखो उटपटांग बात सोचती रहेगी। इतने बड़े लड़के की मां बन गई है, लेकिन पहले वाली आदत अभी वैसी की वैसी है। मैंने चौंक कर सिर उठाया। सामने विकी मामा खड़े थे, चेहरे पर वही सदाबहार मुस्कान। खिली धूप सी उस हंसी को देखकर आधी उदासी तो वैसे ही उड़न छू हो गई। फिर मैंने आदतन रुआसी आवाज में कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि एक्सरे निकालना होगा। तो इसमें रोने की क्या बात है? सामने वाली मिसेस सन्याल कह रही थी कि कंपाउंड फ्रैक्चर होगा। अस्थाना चाची कह रही थी कि घुटने की चोट होगी तो ठीक से जुड़ेगी भी नहीं। तो वे लोग डॉक्टर हैं कोई, और तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है जो हर किसी की बात को सच मान लेती हो? इतना भी नहीं समझती कि सब लोग तुम्हारी सुखी संपन्न गृहस्थी को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऊपर से कितनी ही संवेदना जताएं, पर भीतर ही भीतर तुम्हें परेशान देखकर बहुत खुश होते हैं सब। सच? फिर कुणाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
जानती हो ना, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते। संतोष से मैंने आंखें बंद कर ली। अब मुझे कोई डर नहीं था। मन से चिंता का एक बोझ जैसे हट गया था। भाभी, ओ भाभी! हड़बड़ाकर एकदम से उठ बैठी मैं। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। हुआ कुछ नहीं, कॉलेज जा रहा हूं ना, इसलिए आपको जगा दिया। दरवाजा बंद कर लीजिए, गिरीश ने कहा। तो क्या सुबह हो गई? मैंने अलसाई नजरों से खिड़की के पार देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए चाय बना दूं? ना, चाय तो मैंने पी ली है। कुणाल जग गया था, हाथ मुंह धुलवाकर उसे भी पिला दी है। उसे सोने दीजिएगा आप। स्वेलिंग अभी काफी कम है, आप भी थोड़ी देर पलंग पर ठीक से सो जाइए, गिरीश ने मेरे पैर छूते हुए कहा। आशीर्वाद देने की बजाय मैं उसे देखती ही रह गई। शर्ट कौन सी पहन रखी है तुमने? यह वही तो है जो जन्मदिन पर अभी आपने सिला कर दी थी। क्यों, मैली लग रही है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बहस के लिए उसके पास समय था ही कहाँ। एक बार फिर मुझे सोने के लिए कहकर दरवाजा उठाकर वह चला गया। दरवाजे की सिटकनी चढ़ाकर मैं वापस अपने आसन पर आकर बैठ गई। अब सोने का कोई मतलब ही नहीं था। मेहरी, दूध वाला, फूल वाला, सभी के लिए बार बार उठना पड़ेगा। कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए वैसे ही बैठी रही। सामने ही गिरीश का कमरा था। सामने वाली खूंटी पर लटका एक खाली हैंगर हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। इसी पर तो रात भर गिरीश की पैंट बूशर्ट टंगी हुई थी। और विकी मामा, वह भी तो यही कपड़े पहने हुए थे। यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन विकी मामा यही तो करते हैं। अवचेतन मन के किसी कोने में चुपचाप छिपे रहते हैं। मौका पाते ही एकदम प्रकट हो जाते हैं। तब उनके लिए देश काल का भी बंधन नहीं रहता। कपड़े तो बहुत मामूली चीज है। कैसी भी बदहवासी हो, वह आकर दिलासा दे जाएंगे। आते ही अपना प्रिय फतवा दोहराएंगे। डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत बात नहीं कहते, जानती हो ना। और सचमुच सारी दुश्चिंताएं पल भर में फुर्र हो जाती हैं। अपने लिए चाय बना रही थी। दिमाग पता नहीं कहाँ था कि मेरे देखते देखते सारी चाय उफनकर किचन टेबल पर बह निकली। पतीली में आधा कप भी नहीं बची। दोबारा चाय चढ़ाते हुए एक पुरानी बात याद हो आई। उस दिन पापा के लिए दोपहर की चाय बना रही थी। दीदी की शादी के बाद से यह काम मेरे जिम्मे आ गया था। दूध निकालते हुए पता नहीं क्या हुआ कि पतीली तो मेरे हाथ में रह गई और पूरा दूध अलमारी को नहलाता हुआ फर्श पर फैल गया। कुछ क्षण तो मैं हक्की बक्की होकर देखती रही। फिर वहीं फर्श पर दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोने बैठ गई। विकी मामा कब आकर दरवाजे पर खड़े हो गए पता ही न चला। बड़ी देर बाद चाची की आवाज सुनाई दी। विकी, कीटू की बोतल ला रहा था ना तू, कहाँ खो गया? बोतल की बात तो भूल ही गया दीदी। मैं यहाँ लोगों को क्षीर सागर में नहाते देख रहा हूँ, विकी मामा ने वहीं से चिल्लाकर कहा। तब जाकर मुझे उनके अस्तित्व का भान हुआ। सिर उठाकर मैंने उनकी ओर देखा। तब तक चाची भी दौड़ी दौड़ी आ गई थी। सारा नज़ारा देखकर पहले तो पेट पकड़कर खूब हंसती रही। फिर उस दूध के तालाब से मुझे उठाते हुए बोली, सिल बिल है पूरी। तेरे चाचा ने ठीक ही नाम रखा है तेरा। उनके स्वर में दुलार था, स्पर्श में ममता थी। फिर भी जैसे अपमानित हो उठी मैं। उनके हाथ से छूटकर जो भागी तो सीधे कमरे में ही आकर दम लिया। उसके बाद शायद विकी मामा स्कूटर लेकर दूध लेने बाजार गए थे। उनके लौटने तक चाची ने फर्श धो पोंछ कर साफ कर दिया था, क्योंकि जब नीटू मुझे खींचकर किचन में ले गया था तब चाची हाथ धो रही थी और विकी मामा चाय बना रहे थे। चाय पीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर भागने का कोई उपाय नहीं था। नीटू फिर मुझे खींच कर ले आता। एक कप मेरे हाथ में जबरदस्ती पकड़ाते हुए विकी मामा ने कहा, अब यह बताइए अमिता जी, आप रोई क्यों थी? क्या रोने से दूध पतीली में वापस आ जाता? चाची बोली, अरे इसका नाम अमिता थोड़े ही है। तो? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। सुनीता तो बड़ी वाली है ना, जिनकी अभी मई में शादी हुई है। हाँ, सुनीता तो खैर बड़ी वाली ही है, पर इस छोटी वाली का नाम है बारहमासी। मतलब समझ रहे हो ना? अरे दूध फैलने का तो फिर भी एक बड़ा सा कारण हो गया। हमारी अम्मी को तो बस रोने का बहाना चाहिए। स्कूल की बस छूट जाए तो, पेन की निब टूट जाए तो, सहेली से कुट्टी हो जाए तो, दीदी की चिट्ठी आ जाए तो, इसकी गंगा जमुना में बाढ़ आई ही रहती है। बारहमासी, वाह क्या नाम है। इस बात पर तो दीदी तुम्हें पद्मश्री देने को दिल करता है। और दोनों भाई बहन हो करके हंस पड़े, जैसे बहुत बड़ा मजाक कर लिया हो।
शर्म तथा अपमान से लाल हो आई मैं। चाची को मैं कभी ठीक से समझ ही ना सकी। कभी तो इतना लाड जताएंगी कि लगता मैं नीटू कीटू से भी छोटी हो गई हूँ। कभी इतनी पराई सी लगती कि बस दीदी थी तब तक तो मैंने कभी इन बातों की परवाह भी नहीं की। पर उनकी शादी के बाद से लगता है घर में मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। भैया तो उससे पहले ही आईआईटी कानपुर पहुंच गए थे। पापा बेचारे ऊपर ही बने रहते, छोटे भाई की गृहस्थी में अपनी मर्यादा निभाते हुए सिर्फ सुबह शाम खाने भर को नीचे उतरते, चाय तक ऊपर ही जाती थी। और अब ये विकी मामा आ गए थे, एमएसएमडी, पता नहीं क्या करने, और मुझे लग रहा था जैसे प्रतिपक्ष में एक की वृद्धि हो गई है। तय कर लिया था कि अब इन लोगों के सामने कभी आंखों में पानी नहीं आने दूंगी, पर भाग्य भी तो जैसे मेरी परीक्षा लेने पर ही उतारू था। उस बार दीदी के आने की बात थी। चाचा किसी काम से दिल्ली जा रहे थे। लौटते हुए दीदी को साथ लाना लगभग निश्चित ही था। वे 5 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से काटे। मन में ढेर सारी बातें, ढेर सारी शिकायतें इकट्ठी हो गई थीं। दीदी के घर में पांव देते ही मेरा टेप रिकॉर्ड शुरू हो जाता था। 5वें दिन चाचा लौटे। फाटक पर रिक्शा रुकने की आवाज़ सुनते ही मैं दौड़ी हुई बाहर आई, पर जब उन्हें अकेले ही उतरते देखा तो सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मन रोने रोने को हो आया। सुनीता नहीं आई? चाची मेरे पीछे पीछे ही बाहर आ गई थी। उन्होंने पूछा तो चाचा ने बताया, उसके ममिया ससुर का कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, इसलिए आना नहीं हो सका। बहुत गुस्सा आया मुझे। ऑपरेशन था तो दीदी क्या कोई डॉक्टर हैं? इतने दिनों की आकुल प्रतीक्षा एकदम घोर निराशा में बदल गई थी। छत की सीढ़ियों पर बैठी मैं कब तक आंसू बहाती रही मुझे पता ही न चला। होश तो तब आया जब देखा दोनों हाथों में चीनी की 2 खाली तश्तरियां लिए हुए विकी मामा बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। आंसू पात्र, उन्होंने अत्यंत नाटकीयता के साथ कहा। अभी तो इन्हीं से काम चला लो, दहेज में देने के लिए चांदी के बनवा देंगे। रोश में आकर मुंह फेर लेने के सिवाय मैं कुछ न कर सकी। वह रास्ते में खड़े थे, नहीं तो सीधे कमरे में जाकर ही दम लेती। अमिता, तुम्हें मालूम है रोम में एक राजा हुआ करता था, नीरो। हमें कुछ नहीं मालूम, मैंने तेजी से पलटते हुए कहा। आपकी तरह विद्वान नहीं है। अरे हाँ, यह तो मुझे याद ही ना रहा। फिर भी कक्षा 10वीं में यह कहावत तो पढ़ाई ही गई होगी। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, क्राई एंड। मैं गुस्से में कांपती हुई उठी और उन्हें करीब करीब धकियाते हुए नीचे उतर आई। अब देते रहें छत पर अपना प्रवचन। पर कुछ समय बाद वह उसी मस्तमौला अंदाज में नीटू से पूछ रहे थे, क्यों दोस्त, बाजार कितने बजे चलेंगे? 5। नीटू ने 5 उंगलियां फैलाकर अपने कथन की पुष्टि की। मेरी जेब में पैसे कितने हैं? 5। नीटू ने फिर उंगलियां फैलाईं। और तुम कितनी टॉफी खाओगे? 5। और कीटू कितने गुब्बारे लेगा? 5। 5। वह भी भिनभिनाया। दरअसल अपनी 5वीं सालगिरह के बाद नीटू को यही एक संख्या रट गई थी, और कीटू तो भैया की कार्बन कॉपी था। भरसक वह अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता था। तो दोस्तों, विकी मामा बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, इस चर्चा का अर्थ यह निकला कि आज से ठीक 5वें दिन तुम्हारी सुनीता मौसी यहाँ होंगी। सच्ची? और बच्चे खुश होकर तालियां पीटने लगे। ज्योतिषी की दुम, मैं बुदबुदाई और फिर एक बार दांत पीस लिए, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े मनोयोग से नीटू को जूडो सिखा रहे थे। 5वें दिन जब दीदी सचमुच ही जीजा जी के साथ आकर सामने खड़ी हो गई तो हर्ष और विस्मय से मैं उच्छ्वासित हो उठी। खुशी के उसी आवेग में मैंने कहा, दीदी, ये जो नीटू के मामा है ना, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज तुम जरूर आओगी। इसमें भविष्यवाणी करने जैसी क्या बात थी? जीजा जी अपने गुरु गंभीर स्वर में बोले, मैंने तो चाचा जी को बता ही दिया था कि हम लोग बृहस्पति को चलकर शुक्रवार को पहुंच रहे हैं। उनकी सपाट बयानी से मेरी आधी खुशी काफुर हो गई। रही सही दीदी के व्यवहार ने छीन ली। सच कितना बदल गई थी वह। घर में किसी से जैसे मतलब ही नहीं रह गया था उन्हें। बस 24 घंटे घिन्नी की तरह जीजा जी के आसपास नाचती रहती, खुद भी नाचती और सबको नचाए रखती। उनकी फरमाइशों का दौर दिन भर चलता रहता और पूरे घर में वह और उनकी आवाज गूंजती रहती। अमिता, जरा एक मग में गर्म पानी लाना तो, तेरे जीजा जी शेव करेंगे।
मिस रानी काकी, दाल जरा पतली रखना और सब्जियों में मिर्च मसाले इतने खुले हाथ से मत डालना। तुम्हारे जमाई साहब जरा फीका पसंद करते हैं। चाची, तुम्हारे दामाद तो साउथ इंडियन डिशेस पर जान छिड़कते हैं। जरा अपना सांबर बड़ा बनाओ ना, मैं भी ठीक से सीख लूंगी। रामू, अपने कुंवर साहब के लिए 2 पान तो लगवाना, और देख अल्लम गल्लम कुछ मत डलवाना, सिर्फ सूखा कत्था, सौंफ और इलायची, समझे? उनका बोलने का यह अंदाज बिल्कुल नया था, मुझे तो बहुत ही अस्वाभाविक लगता। उनका यह परिवर्तन देखकर मैं तो हैरान थी। उनके पास किसी के लिए समय ही नहीं था, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। बस कभी कभार दुलरा लेती। नीटू कीटू भी उनके प्यार के लिए तरस गए थे। अपनी सारी माया ममता उन्होंने एक व्यक्ति पर ही केंद्रित कर दी थी। मैं सोचती, अभी से यह हाल है, अगले साल मुन्नी मियाँ को लेकर आएगी तब तो ईश्वर ही मालिक है। अभी से उस बात का कैसा हुआ बनाया जा रहा है, कैसा प्रदर्शन हो रहा है। छी, दीदी को शर्म भी नहीं आती होगी। वे लोग घूमने जा रहे थे, चाहते तो दिल्ली से सीधे ट्रेन पकड़ सकते थे, पर सिर्फ हमें देखने के लिए वे इंदौर तक आए थे। बड़ी मेहरबानी की। यह बात इतनी तरह से और इतनी बार कही गई कि मुझे तो कोफ्त होने लगी थी। यहाँ नहीं आते तो क्या कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता? कौन यहाँ पलके बिछाए बैठा था? चौथे दिन जब दीदी विदा हुई तो मेरी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं टपका। वही 1-2 बार सिसकी थी बस। हम लोग जब स्टेशन से लौट रहे थे तो विकी मामा बोले, भाई मैं टीयर ग्लास साथ लाना भूल गया था तो बहुत डर रहा था। इमरजेंसी के लिए मैंने स्टॉल से एक छोटा सा नैपकिन भी खरीद लिया था, पर अब देखता हूँ कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसकी अब कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कसैले स्वर में कहा। ब्रेवो, क्या डायलॉग मारा है। चलो इसी बात पर सबको गन्ने का रस पिलाता हूँ। और वह हम लोगों को जबरदस्ती एक मधुशाला में ले गए। वैसे अम्मी ने आज बड़ी बहादुरी दिखाई है, रस का घूंट भरते चाची ने कहा। मैं तो वाकई डर रही थी। तुझे पता है विकी, सुनीता की शादी में तो यह लड़की बेहोश ही हो गई थी। 2 दिन तक बुखार में तपती रही थी बाद में। जब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों किसी के लिए आंसू बहाते फिरें? मैंने उसी कसैले अंदाज में कहा। ये हुई ना बात, लेकिन भाई इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। विकी मामा बोले, हमें तो सुनीता बड़ी समझदार लड़की लगी। भाई जो अपने हैं वे तो अपने ही रहेंगे, लेकिन जो नया नया अपना हुआ है उसे जरा कसकर पकड़े रहना जरूरी है कि नहीं? वाह क्या पति परायण नारी है, ईश्वर ऐसी बीवी सबको दे। और मधुशाला की उस टुटपुंजिया टेबल पर ताल देते हुए वह गा उठे, अरे जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। उनकी सदा पर आसपास बैठे सभी लोग हंस पड़े। चाची का तो हंसते हंसते मुंह लाल हो गया। मैं उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, एक यह शख्स है, MBBS है, MS कर रहा है, मुझसे कितनी आत्मीयता से बातें करता है, मैं ही उसे लिफ्ट नहीं देती। और एक वह जीजा जी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर क्या हैं, मुझ जैसी स्कूली लड़की से बातें करना भी तौहीन समझते हैं। दीदी की शादी से पहले जीजा जी को लेकर कैसी कैसी मधुर कल्पनाएं की थी। उनके नितांत रूखे व्यवहार ने, गंभीर चेहरे ने सब मिट्टी कर दिया। और इस एहसास के साथ मेरे आंसू बह निकले, मुझे पता ही नहीं चला। विकी मामा ही एकदम चिल्लाए, यह क्या फिर रोना शुरू? मेरे रस के पैसे वापस करो। दीदी अन्याय तो देखो, मैं गा रहा हूं और आप रोए चली जा रही हैं। क्या मैं इतना बेसुरा गाता हूँ? सच कहता हूँ अमिता, इसी तरह बात बात पर रोती रही ना तुम तो एक दिन जरूर अंधी हो जाओगी। देखना, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते। बात उन्होंने इतने विश्वास के साथ कही कि मैं एक बार फिर शुरू हो गई। इस बार का आवेग तो इतना प्रबल था कि घर पहुंचकर भी न रुक सका। यह दुख भावी अंधत्व का, या दीदी के बिछोह का, या कि जीजा जी की उपेक्षा का, समझ में नहीं आया। सब कुछ मिलकर एकाकार हो गया था। बाद में बहुत शर्माई मुझे। कुणाल की कुनमुनाहट मुझे वर्तमान में खींच लाई। वह जग गया था और काफी फ्रेश लग रहा था। पांव की सूजन आधी रह गई थी। बाथरूम जाने के लिए तो पैदल चलने की जिद पर उतर आया था, पर मैंने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। गीले तौलिए से उसका बदन पोंछकर कपड़े बदल ही रही थी कि गिरीश आ गया। कैसा रहा पेपर? मैंने रोज की तरह पूछ लिया। ठीक रहा, सो। उसने बेमन से उत्तर दिया और कपड़े बदलने चला गया। एक प्लेट में थोड़ा नमकीन और बिस्कुट ढालकर उसके कमरे में रख आई और कहा,
थोड़ा सा मुंह में डाल लो, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। इस छोकरे की वजह से आज कुछ भी नहीं हो पाया। आराम से होने दीजिए भाभी, कोई जल्दी नहीं है। इस बार भी उसका स्वर फीका फीका सा था, पर उस पर ध्यान देने की मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। रसोई मुझे बुला रही थी। जितनी जल्दी हो सका मैंने खाना तैयार कर लिया। फिर कुणाल के पलंग के साथ ही छोटी सी मेज लगाकर हम तीनों बैठ गए। खाते समय मैंने लक्ष्य किया कि गिरीश सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है, खाने में उसे जरा भी उत्साह नहीं है। क्या बात है भैया, पेपर ठीक नहीं हुआ क्या? वह कुछ देर तक उदास आंखों से मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, बहुत बुरी तरह बिगड़ा है भाभी, सिर्फ 2 सवाल ठीक कर पाया हूँ। कल सारा दिन दौड़ भाग में बीत गया, रात भी ठीक से सो नहीं पाए हो। कल सारा दिन दौड़ भाग में बीत गया, रात भी ठीक से सो नहीं पाए हो। मैंने सारा अपराध अपने ऊपर लेना चाहा तो वह तुरंत बोल उठा, ऐसी बात नहीं है भाभी, जिसने साल भर पढ़ाई की है उसके लिए तो एक दिन की दौड़ भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स आया था। हम ही 4-5 लोग थे जो 3 घंटे किसी तरह जमे रहे। बाकी लोग तो पहली घंटी के बाद ही उठाए थे। जब पेपर बन नहीं रहा था तो 3 घंटे वहां क्या करते रहे? सबके साथ बाहर क्यों नहीं निकल आए? मुझे भाई साहब का डर लग रहा था। वाह, भाई साहब न हुए तोप हो गए। जब पूरा पेपर कोर्स से बाहर था तो बैठे रहने में दुख ही क्या था? अजीब घोंचू लड़के हैं तुम्हारी क्लास में। कोई और कॉलेज होता ना तो पेपर देखते ही लड़के उबल पड़ते और प्रिंसिपल के कमरे की ईंट से ईंट बजा देते। प्रिंसिपल का इसमें क्या कसूर है? गिरीश ने भोलेपन से कहा। पेपर तो यूनिवर्सिटी से आते ही हैं। बोंदे हैं सबके सब, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए सबको, मैंने तैश में कहा तो गिरीश बेचारा मुंह देखता रह गया। भाभी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी न की होगी। मेरे मुंह से जो वांग बाण छूट रहे थे वे मेरे थे भी कहाँ। सब उधार का मामला था, वे ही फफ्तियां थी जो कभी मुझ पर कसी गई थी। पेपर बिगड़ गया ना, अच्छा हुआ, रोने के लिए एक सॉलिड बहाना मिल गया, बस शुरू हो जाओ। कोई हमारा अकेली का थोड़ी ही बिगड़ा है, पूरी क्लास का खराब हुआ है। गुप्ता मैडम ने पहले ही कह दिया था कि सबको परीक्षा में देख लूंगी। मैं मिनमिनाई। गुप्ता मैडम ने तो अपनी बात पूरी कर दी। अब तुम लोग कोरस में शुरू हो जाओ, मैं टेप रिकॉर्डर लेकर पहुंचता हूं। विकी क्यों चिढ़ा रहा है? चाची ने डांटा। ठीक ही तो कह रहा हूं दीदी, लड़कियों को रोने के सिवाय आता भी क्या है? कोरस में रोएंगी तो जरा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। लड़कियां तो बेचारी रोने के लिए बदनाम हैं ही। अच्छा बता, लड़के ऐसे में क्या कर लेते? लड़के? अरे उनकी बात मत पूछो दीदी, सब के सब वॉकआउट कर जाते और प्रिंसिपल के 12 बजा देते। इन गुप्ता मैडम का तो कहीं पता भी न चलता। ये सब बातें कॉलेजों में चलती हैं भैया, स्कूल में, खासकर लड़कियों के स्कूल में तो प्रिंसिपल का कमरा किसी राक्षस की गुफा से कम नहीं होता। चाची ने कहा तो मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। अपनी बात को इतने अच्छे से तो मैं कभी समझा ही नहीं सकती थी। पर विकी मामा को संतोष कहाँ हुआ, बोले, तो क्या ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, सिर्फ सुबकती रह जाएंगी? नो नो, देखो अमिता, रोने से कभी कोई बात नहीं बनी है। मस्ट डू समथिंग, कर्म करना होगा। फिर उन्होंने खुद ही एक एप्लीकेशन लिख कर दी और मुझसे फेयर करवाया। फिर उस कागज पर कक्षा की सभी लड़कियों के हस्ताक्षर करवाए गए। उसे प्रिंसिपल मैडम तक भी मुझे ही पहुंचाना पड़ा, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था। परीक्षा के अंतिम दिन नोटिस बोर्ड पर जब वह सूचना देखी तो हम लोगों के हर्ष और आश्चर्य का पारावार न रहा। लगा कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। विकी मामा, हम लोगों का अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर फिर से हो रहा है। घर आते ही मैंने खुशी से उछलते हुए बताया। अरे वह तो होना ही था, वह इत्मीनान से बोले। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, और तुम तो जानती हो डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते। पढ़े आए, मैंने कहा और मुंह बिचका दिया। गिरीश कमरे में गुमसुम बैठा हुआ था। मेरी चूड़ियों वाला फिक्रा उसे चुप गया था शायद। उसका मन दूसरी ओर मोड़ने के लिए मैंने उसके पास जाकर कहा, वह एक्सरे का क्या हुआ भैया, आज निकलवाना था ना? हाँ, आज 3 बजे मित्तल ने समय दिया है, उसने बुझे बुझे स्वर में कहा। अकेले उसे संभाल लोगे ना? आज मेरा जाने का मन नहीं है। अस्पताल में पता नहीं जी कैसा होने लगता है। वह कोई अस्पताल में थोड़े ही है भाभी।
फिर भी मेरी ज़रूरत न समझो तो मैं घर पर ही रह जाऊंगी। मेरा साथ वैसे भी किसी काम का नहीं है। खुद भी नर्वस होती हूँ और दूसरों को भी परेशान करती हूँ। कल तुम थे, इसी से इतना सह गई। तुम्हारे भाई साहब होते तो पता नहीं कितनी डांट पड़ती। उसका मूड कुछ ठीक हो चला था। उसकी सहज सलज मुस्कान चेहरे पर तैराई थी। बोला, आप घर पर ही रह जाएं तो अच्छा है। भाई साहब को आ जाना भी है। कुणाल की चिंता न करें, आज तो उसका पाँव काफी ठीक है, नहीं तो मैं पड़ोस से विनोद को ले लूंगा। भाई साहब का कारण बहुत बढ़िया था। मैं निसंकोच घर पर रह गई। वहां जाकर प्रतिपल तनाव झेलने से तो यही ठीक था। किचन में व्यस्त रहो तो दुश्चिंताएं अपने आप दूर भाग जाती हैं। 2 दिन से खाने का नाटक ही हो रहा था। उन दोनों को एक्सरे क्लिनिक भेजकर मैं मनोयोग से रसोई में जुट गई। खाना बनाकर निकली ही थी कि दरवाजे पर रिक्शा रुका। दरवाजा खोलूं तब तक इनका सूटकेस सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। उसे अंदर रखकर लौटी तो देखा कि गिरीश कुणाल को गोद में लिए हुए चला आ रहा है। अरे, आश्चर्य से इतना ही कह पाई मैं। भाई साहब जाते ही कॉर्नर पर मिल गए थे तो फिर हमारे साथ ही हो लिए, गिरीश ने बतलाया। और अब कहाँ रह गए? रिपोर्ट के लिए रुके हैं, फिर शायद डॉक्टर मिश्रा के पास भी जाएंगे, इसलिए मैं कुणाल को लेकर चला आया। सोचा देर होगी तो आप परेशान हो जाएंगी। परेशान? उतनी देर में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन कर चुकती। गिरीश सचमुच बड़ा समझदार लड़का है। भाभी को खूब पहचानता है। मुझे तो इन पर कोफ्त हो रही थी। इतनी हड़बड़ी क्या थी मिश्रा के यहाँ जाने की। पर उनके लिए तो अपनी हर बात पत्थर की लकीर होती है। जो कह दिया उसे करके ही छोड़ेंगे। ये पूरे 1.5 घंटे बाद लौटे। साथ में डॉक्टर साहब भी थे। आते ही बोले, भाभी जी मिठाई खिलाइए, आपके लड़के का पैर एकदम ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है? मैंने हौले से पूछा। कंपाउंड फ्रैक्चर की छोड़िए, डिसलोकेशन भी नहीं है। जिसका डर था, बस जरा सा स्प्रेन है। मैंने गिरीश को पता बता दिया है मुन्ना पहलवान का। ही इज एन एक्सपर्ट। 8 दिन में आपका बच्चा दौड़ने लगेगा। शुक्र है भगवान का। मैंने मन ही मन हाथ जोड़े और कहा, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। भगवान ने आपको इतना उपजाऊ दिमाग दिया है कि सिवाय सोचने के आप कर भी क्या सकती हैं। ये बोले। स्वर में व्यंग से ज्यादा रोष था। समझे डॉक्टर? कुणाल की मम्मी के लिए हर चोट टिटनेस है, हर घाव कैंसर है। छींक आती है तो इन्हें स्नोफीलिया की आशंका होने लगती है। खांसी आने पर वाक्राइटिस निश्चित है। पेट में दर्द हो तो गैस्ट्रोएंटराइटिस का खतरा पैदा हो जाता है। फिर हर बुखार का टाइफाइड और निमोनिया का होना तो मामूली बात है। इनके घर वालों ने इन्हें डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, यही समझ में नहीं आता। आधी बीमारियां तो उन्हें मुंह जबानी याद है। अब ये नया नाम और याद हो गया है, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब तो इस घर में धीरे से कोई फिसल भी नहीं सकता, तुरंत कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा। पता नहीं कैसा दिमाग पाया है, अच्छी बात मन में आती ही नहीं। ये गुस्से में बोले चले जा रहे थे और डॉक्टर साहब उनकी झल्लाहट का लुत्फ उठा रहे थे। बेचारे गिरीश से भाभी की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। धीरे से बोला, दरअसल मिसेज सन्याल ने भाभी को डरा दिया था। अरे डर तो ये जन्म के साथ लेकर आई हैं, इन्हें क्या कोई डराएगा? इन्होंने पलटवार कहा तो बेचारा सिटपिटाकर चुप हो गया। आखिरकार डॉक्टर साहब को ही दया आ गई। उठते हुए बोले, सफर से थका हारा आया है ना, इसी से जरा बौखलाया हुआ है। अब तो आप जल्दी से इन्हें गर्मा गर्म खाना दीजिए, तभी इसका दिमाग ठंडा होगा। वैसे भी फाइलों से चिपका रहने वाला बॉडम जीव है, भावुकता की परिभाषा भी नहीं जानता। उसे क्या मालूम कि वेयर लव इज ग्रेट फियर इज ग्रेटर। ठीक तो बोल रहा हूं ना मैं कि सब उलट पुलट कर दिया। वातावरण को इस तरह हल्का बनाकर जब उन्होंने विदा ली तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर आया। इसे कहते हैं डॉक्टर, जो शरीर की ही नहीं मन की भी नब्ज पकड़ लेते हैं। सच तो कहा था उन्होंने, प्यार ही तो सारी चिंताओं को जन्म देता है। अति स्नेह पाप शंकी। घर बाहर रोज इतनी घटनाएं देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पर एक शुष्क सहानुभूति के अतिरिक्त मन में कुछ भी नहीं उपजता। पर ममता का एक नन्हा सा धागा भी जुड़ा हुआ हो तो मन तार तार होने लगता है। उस बार चाचा और पापा नरसिंहगढ़ किसी बारात में गए हुए थे। दूसरे ही दिन नई दुनिया में समाचार पढ़ा कि भोपाल नरसिंहगढ़ मार्ग पर बारात वाली एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हमने पढ़ा और रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो खैर रोना अब एक आदत ही बन गई थी, पर चाची भी सुबकने लगी तो मेरे हाथ पांव फूल गए।
ठीक से पता करने के लिए मैंने शादी वाले घर में फ़ोन लगाया तो वहाँ यह आलम था कि किसी ने समाचार पत्र देखा ही नहीं था। मेरा फ़ोन जाते ही वहाँ कोहराम मच गया। फिर तो फ़ोन और संदेशवाहकों से निपटते निपटते बेहाल हो गए हम लोग। उस दिन विकी मामा ने क्या डांट लगाई थी, उफ। चाची को भी उस रोज नहीं छोड़ा। बोले, तुम लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है जो तिल का एकदम ताड़ बना लेती हो? रोने की इतनी जल्दी क्यों पड़ जाती है तुम्हें? संभव असंभव कुछ तो सोचा करो। कल अकेले इंदौर में 1500 शादियां थीं। इसी से अंदाज लगा लो कि पूरे देश भर में कितनी शादियां होंगी। उस राजमार्ग से बारात वाली कितनी बसें गुजरी होंगी। पेपर में यह भी नहीं लिखा है कि बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, दुर्घटना किस तारीख को, किस समय हुई। लिखा भी होता तो पढ़ने का होश किसे था? सारी कॉमन सेंस ताक पर रखकर बस दोनों की दोनों रोने बैठ गई। खुद तो अता पता कुछ मालूम है ही नहीं, उस पर अकलमंदी यह कि भाटिया साहब के यहाँ भी तूफान बर्पा कर दिया। अब एक बात कान खुलकर सुन लो, शाम तक दोनों लोग सकुशल लौट आएंगे। तब तक कोई आवाज भी नहीं निकालेगा। अगर यह मंजूर ना हो तो मैं नीटू कीटू को लेकर कश्यप के यहाँ चला जाऊंगा। तुम लोग बैठी सिर कूटती रहना, कम से कम बच्चे तो उस नज़ारे से बच जाएंगे। उनकी डांट से तो नहीं, हाँ, उनके आश्वासन से हमारे शोक का आवेग थम गया था। बारात रात 10 बजे तक लौटी थी, पर उससे पहले ही चाचा का टेलीग्राम पहुंच चुका था। यहाँ के हालात की कल्पना उन्होंने पेपर पढ़कर ही कर ली होगी। वह टेलीग्राम हमारी ओर उछालते हुए उन्होंने विजयी मुस्कान से कहा था, देखो मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, ऑल इज वेल। अरे भाई, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते हैं, पर तुम लोगों को सब्र कहाँ। बाद में किसी दिन वाजपेयी जी की इंदू मिली थी। उसने बतलाया कि विकी मामा भी उस दिन बुरी तरह घबरा गए थे। इंदू के यहाँ बैठकर जाने कहाँ कहाँ ट्रंक कॉल लगाते रहे, पेपर वालों से, पुलिस वालों से फ़ोन पर पूछताछ करते रहे। उसका हवाला देते हुए मैंने चिढ़ाया, डॉक्टर विवेक कुमार, आपकी सब पोल खुल गई है। वे बुरी तरह झेप गए। बोले, अमी मैं सचमुच बुरी तरह डर गया था। जब अपना कोई इन्वॉल्व हो ना तो बुरी बुरी शंकाएं मन को घेरने लगती हैं। पर उस समय तुम दोनों को अगर चुप न कराता ना तो तुम लोग रो रो कर मुझे पागल कर देती। उस दिन बहुत अपने से लगे थे विकी मामा। सुनो, इसके हाथ गर्म तो नहीं लग रहे हैं? रसोई बंद करके मैंने बेडरूम में पांव रखा ही था कि इन्होंने बुलाया। देखा कुणाल महाशय दुबककर पापा की गोद में सो गए हैं और पिताश्री चिंतातुर मुद्रा लिए उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच्ड हैं कि कभी कभी तो ईर्ष्या होने लगती है। फिर इस बार तो 7-8 दिन का लंबा बिछोह था। हाथ देखने की अपेक्षा में थर्मामीटर ही उठा लाई। बुखार 101 पॉइंट कुछ था। स्वभावतः हम दोनों ही चिंतित हो उठे। मैं मिश्रा को फ़ोन करता हूँ, वे बोले। इतनी रात को? 9:30 हो रहे हैं। 9:30 कोई बहुत होते हैं? इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को आधी रात को भी जगाया जा सकता है। बशर्ते इमरजेंसी हो, मैंने कहा। पर सुनने के लिए वे रुके ही कहाँ, फ़ोन करके ही लौटे। बोले, मिश्रा कह रहा है डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एग्जर्शन है और एक्साइटमेंट है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास कल कौन सी गोलियां दे रखी है? कह रहा था उसे आधी दे देना। कुणाल को दवा देना एक समस्या है, गोली तो वह निगल ही नहीं सकता। फिर से मैंने रसोई के दरवाजे खोले, इलायची पीसने वाले छोटे खरल में गोली को पीसा, उसमें शहद मिलाया, फिर कुनकुना पानी लेकर बाहर आई। तब तक तो कुणाल खूब गहरी नींद सो गया था। उसे जगाकर दवाई खिलाने की इच्छा नहीं हुई। सुनो, यहाँ स्टूल पर सब रख लेते हैं, रात में अगर जागेगा तो खिला देंगे। पर मेरी बात का कोई उत्तर नहीं आया। कमरे में वह थे ही नहीं। और तभी चांदनी अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू मुझे उनका अता पता बता गई। धीरे से जाकर देखा, वह अपनी स्टडी में आसन पर ध्यानस्थ बैठे हैं। मेंटल पीस पर रखी हुई स्वामी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती अपनी मंद मधुर गंध के साथ जल रही है। उनकी ध्यानस्थ मूर्ति को कुछ पल निर्निमेष देखती रही मैं, और फिर दबे पांव कमरे में लौट आई। अब तो उनका यह रूप परिचित हो गया है, पर शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगा था। उनका फर्स्ट क्लास कैरियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उनकी योग्यता, आधुनिक वेशभूषा, सुशिक्षित परिवार, इन सब के साथ साधु सन्यासियों की तुक नहीं बैठ रही थी। अक्सर सोचती, ये कहाँ से इस चक्कर में आ गए। एक बार डरते डरते पूछा भी था तो बोले, आश्चर्य तो मुझे भी होता है, पर मन के किन्हीं कमजोर क्षणों में
पर मन के किन्हीं कमजोर क्षणों में उनके चरणों का आश्रय ले लिया था। तब इतनी शांति मिली थी कि उस सुख से मुंह सा हो गया है। अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं उन्हें सौंपकर मैं बहुत हल्का अनुभव करता हूँ। उनके मुंह से ऐसी भाषा सुनना भी बड़ा विचित्र सा लगा था। वैसे स्वामी जी के दर्शन मैंने भी किए हैं। विवाह के बाद तो हम लोग गए ही थे। कुणाल को लेकर भी एक बार जाने का संयोग बन गया था। हर बार मुझे वह एक स्नेहशील बुजुर्ग से लगे थे, बस अद्वितीय, अलौकिक, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। इनके जैसी श्रद्धा तो मुझ में जग ही नहीं पाई। इन्होंने कहा था, उस दिन महाराज ने वह अंतः प्रेरणा न दी होती तो मैं कभी भी तुम्हें लिवा लाने का साहस नहीं कर पाता और तुम अब तक बैठी मेरे नाम को रोती रहती। हाँ, केवल इसी एक बात के लिए जीवन भर स्वामी जी से उऋण नहीं हो सकूंगी। इस उपकार को मैंने अपनी सुहाग बिंदी की तरह सिर माथे धारण किया है। वह बात भी क्या सामान्य थी, आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मेरी शादी की रात थी। सभी लड़कियों के जीवन में इसका महत्व होता है, पर मेरे लिए तो वह अविस्मरणीय बन गई है। पूरा दिन गहमा गहमी में बीता था। सारी शाम सहेलियों से घिरी रही थी। उनकी ठिठोली, उनका प्यार, उनकी प्रशंसा मन को पुलकित करती रही थी। और प्रशंसा भी क्या, किसी एक बात की थी। खूब धूमधाम से बारात आई थी, खूब जोरदार रिसेप्शन हुआ था, उससे भी शानदार डिनर दिया गया था। कमरे में करीने से सजा दहेज सबकी प्रशंसा बटोर रहा था, तो कानपुर से आया हुआ चढ़ावा आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा था। और फिर दूल्हा। चाची सच्ची कह रही थी, ईर्ष्या से जलमरी होंगी सब, तभी न नजर लग गई। मेरा खुश होना तो सहज स्वाभाविक था, पर और लोग भी बहुत प्रसन्न थे। पापा खुश थे कि उनकी सारी जिम्मेदारियां अब समाप्त हो गई हैं। चाचा चाची खुश थे कि उन्होंने कन्यादान का पुण्य लूट लिया है। बुआ खुश थीं कि उनकी लाडली अमिता को अच्छा घरवर मिल गया है। मामा खुश थे कि उनकी स्वर्गवासी बहन की दोनों लड़कियां ठिकाने से लग गई हैं। हाँ, दीदी जरूर कुछ नाराज सी थी। एक तो उन्हें वहम था कि शादी में उनसे दोगुनी तिगुनी रकम लगाई गई है। यह वैसे सच भी था, क्योंकि इस समय चाचा ने बराबरी से धन लगाया था। दीदी की शादी के समय तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू ही की थी, फिर भैया भी उस समय पढ़ रहे थे। एक तो दीदी का मूड वैसे ही खराब था, ऊपर से नाते रिश्तेदार, खासकर महिलाएं तो आग में घी झोंक रही थीं। सुनीता से देखने सुनने में 19 ही है अमिता, पर घरवर उसे सवाया ही मिला है। इसलिए सारी शादी में इन्होंने ऐसी बेरुखी का प्रदर्शन किया था कि चाची तो रुआसी हो आई थी, पर बाकी सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मौसी ने तो कह डाला था, हमारी जिज्जी भी होती तो इतना सब नहीं कर पाती। होम हवन होते हवाते 1 बज गया था। मैं इतना थक गई थी कि किसी अंधेरे कमरे में चुपचाप लेट जाने का मन हो रहा था, पर उतने बड़े घर में उस समय मेरे लिए एक कोना भी निरापद नहीं था। फर्श पर बेतरतीब सोए हुए बच्चों के बीच कुतुब मीनार की तरह सजी सूटकेसों के किनारे मैंने अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली। उसी समय चाची किसी काम से कमरे में आईं। वे काफी थकी थकी लग रही थी। मैंने सोचा, जब बैठे बिठाए ही मैं इतना थक गई हूं तो उनका क्या हाल होगा। उन्हें जबरदस्ती अपने पास बिठाते हुए मैंने कहा, थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लो ना, सब हो तो गया। हाँ, आपकी भावनें पड़ गईं तो सब निपट गया जैसे। उन्होंने मेरे गाल थपथपाते हुए कहा, अब तो तुम्हें विदा करने के बाद ही सुस्ताएंगे, अभी तो एक पंगत उन लोगों की बाकी है। अभी और पंगत होगी? हाँ रे, कुछ पंडिताऊ किस्म के लोग आ गए हैं ना बारात में, डिनर में शामिल नहीं हुए, पत्तलें लगाने लगे तो बोले, ये सबका जुठारा हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। फिर क्या, मिठाइयाँ छोड़कर पूरा खाना नए सिरे से बनवाया है। इतना गुस्सा आया मुझे, तंग करने की भी कोई सीमा होती है। और फिर उसी खासम खास पंगत में झमेला हो गया। कुछ लोगों ने परोसने वालों की पैंट पर, खासकर चमड़े की बेल्ट पर आपत्ति उठाई। लड़के बेचारे दिन भर के थके हुए थे, कुछ कुढ़े हुए भी थे, बस ताव खा गए। खूब तू मैं हुई। अनूप ने शायद कुछ ज्यादा ही कड़ी बात कह दी और वे लोग एकदम उठकर खड़े हो गए। घर के बड़े बुजुर्गों को जब पता चला बात हाथ से निकल चुकी थी, उसके बाद उन्हें तरह तरह से मनाया गया, पर वे टस से मस नहीं हुए। उनकी बस एक ही जिद थी कि अनूप आकर सबसे माफी मांगे, पर वह पता नहीं कहाँ अंतर्धान हो गया था। दरअसल माफी मांगने वाली बात नई पीढ़ी के गले से नहीं उतर रही थी, पर बहस की गुंजाइश नहीं थी।
इसलिए उदय भैया ही उसे किसी दोस्त के यहाँ छिपा आए थे। यह सारा वृतांत तो मुझे बाद में मालूम हुआ। उस समय तो यही पता चला, मान्यवर अतिथि किसी बात पर नाराज होकर वॉक आउट कर गए हैं और दुल्हन को साथ ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। संकोच के मारे किसी से कुछ पूछ भी न सकी। दबी जुबान से दीदी के सामने ही बात उठाई तो वह एकदम फट पड़ी। बहुत ऊंचा घर था ना, बहुत कल्चर्ड लोग थे ना, अभुक तो। दीदी की भाव भंगिमा से लगा कि वे भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रही हैं। बेचारे चाचा, मामा जी, फूफा जी वगैरह को साथ लेकर 2 बार जनवासे के चक्कर लगा आए। पता चला कि वे लोग अपने निश्चय पर अडिग हैं। अब तो अनूप के माफी मांगने से भी बात नहीं बनेगी और पौ फटते ही वे लोग रवाना हो जाएंगे। चाचा बिल्कुल भरे हुए लौटे थे। बोले, शौक से जाने दो उन्हें, सोचते हैं इस तरह चले जाने से ही बात समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब कोर्ट में खींचूंगा ना तब अकल ठिकाने आएगी। बकायदा वैदिक रीति से शादी हुई है, कोई मजाक नहीं है। ऐसा पछाड़ूंगा कि पानी भी न मांगेंगे। आखिर मेरी वकालत किस दिन काम आएगी। लेकिन चाचा की यह डरपोक्ति किसी के चेहरे पर खुशी नहीं ला सकी, खुद उनके चेहरे पर भी नहीं। कौन से माँ बाप समधी से कोर्ट में निपटना चाहते हैं। वे तो बेटी को खुशी खुशी विदा करने का ही सपना देखते हैं। रात कब सुबह में ढल गई पता ही न चला। घर का अजीब नज़ारा था। सारी बत्तियां भग भग जल रही थीं और थके हारे लोग जहां जगह मिली थी वहीं पसर गए थे। बुआ जी एकदम टूट गई थीं और सामान बांध रही थीं। चाची बेचारी सारे काम छोड़ उन्हें मनाने लगी थीं। पापा का शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें ऊपर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। चाचा और मामा जी लोग उन्हें घेर कर बैठ गए थे और उदय भैया कभी डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे थे तो कभी केमिस्ट के यहाँ। और कल की उत्सव मूर्ति में एक कमरे में अनादृत सी, उपेक्षित सी बैठी सब देख रही थी। अभी 2 घंटे पहले तो पलकें बोझिल हुई जा रही थी, पर अब लग रहा था कि नींद कभी आएगी ही नहीं। तभी फोन की घंटी बज उठी। मेरे अभ्यस्त पैर एकदम हॉल की ओर दौड़ पड़े, पर दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गए। क्या मेरा इस तरह दौड़ फोन उठाना ठीक लगेगा? घर में इतने लोग तो हैं, पर वहां जो भी थे सबके सब निढाल पड़े हुए थे। मैंने कुछ क्षण तो प्रतीक्षा की, फिर सबको लांघती फलांगती स्वयं ही पहुंच गई। हेलो, मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आई। मैं हूं अमिता, आप कौन बोल रहे हैं? अमिता? क्या वही अमिता जिसकी शादी? हाँ वही। मैंने उस तरफ की उत्सुकता का गला घोटते हुए कहा, पर ये 2 शब्द कहते हुए भी मेरा गला भर आया था। ओ गुड लक। सुनो अमी, तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उधर से फुसफुसाहट हुई। क्या ठीक हो जाएगा? मैंने खींचकर कहा, पर तब तक फोन कट चुका था। हेलो हेलो, मैंने 2-4 बार बेसब्री से कहा, पर उस ओर से एकदम शांति थी। रिसीवर क्रैंडल पर रखकर मैं कुछ क्षणों तक उसे पागलों की तरह घूरती रही। सचमुच कोई फोन आया था या मैं दिवा स्वप्न देख रही थी? ये जो इतने लोग यहाँ सो रहे हैं, क्या सबके सब कुंभकर्ण हैं? फोन अगर आता तो क्या किसी को भी सुनाई नहीं देता? और वह आत्मविश्वास जगाने वाला आश्वासक स्वर, वह तो निश्चय ही विकी मामा का था। वे यहाँ होते तो क्या शादी में नहीं आते, फोन ही करते रह जाते? वे तो बेचारे पिछले 4 सालों से 7 समुंदर पार फिलाडेल्फिया में पड़े हुए हैं। जाते हुए कितने मजे से उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी आंखों के लिए एक्स्ट्रा वाटर सेल की खोज करने अमेरिका जा रहा हूँ। अब यहाँ आकर देखें कि उनकी सचमुच ही ज़रूरत पड़ गई है। वे भी शायद इस बात को समझ रहे होंगे, तभी तो मेरे अवचेतन से मुझे आवाज़ दे रहे हैं, अमी घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से यंत्र चालित सी चलकर मैं उस कमरे में आ गई जहाँ मेरा दहेज करीने से सजा रखा था। रेशमी अलगनी पर झूलती ढेरों साड़ियों के बीच वह हल्के बसंती रंग की शिफॉन अलग से चमक रही थी, जो विकी मामा ने मेरे लिए भेजी थी। कल जल्दी जल्दी में बुआ जी ने जो लाल फूल उस पर टांग दिया था, वह आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था, पर उनका कहना था कि बिल्कुल सोनी साड़ी अच्छी नहीं लगती। तब मैंने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया था। चाची का बहुत मन था उस पर मशीन एम्ब्रॉयडरी करवाने का, पर मैंने ही मना कर दिया। जानती थी विकी मामा बहुत तड़क भड़क पसंद नहीं करते, तभी तो यह प्लेन शिफॉन भेजी है। साड़ी की मुलायम सतह पर हाथ फेरते हुए एक बहुत पुरानी बात याद हो आई। 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब मैं। उस दिन शायद क्लास का फोटो ग्रुप था। बड़े चाव से मैंने चाची की हरी बनारसी साड़ी पहन ली थी। साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था,
फिर भी दिन भर किसी तरह उसे संभाले रही थी। लौटते समय सहेलियों के साथ बातों में इतनी मगन हो गई थी कि कुछ होश ही न रहा। अपना स्टॉप आते ही मैं रोज की तरह कूद पड़ी थी और कूदते ही साड़ी चर से बोल गई थी। मेरा तो डर के मारे खून ही जम गया था, रोना तक भूल गई थी मैं। उस दिन विकी मामा बड़े काम आए थे। पता नहीं कहाँ से 15 मिनट में रफू करवा कर ले आए और बोले, दीदी को पता भी ना चलेगा, बस तुम मेहरबानी करके चुप बनी रहना। कुछ दिन मैं सहमी सहमी रही, फिर धीरे धीरे वह डर जाता रहा तो मैं उस बात को भूल ही गई थी। अभी शादी से पहले उस दिन ढेर सारी साड़ियां प्रेस की थी, तब वह निशान दिखाई दे गया, दूर से ही चमक रहा था। अरे चाची, यह क्या, मैंने कहना चाहा, पर फिर खुद ही अपने शब्द कटक लिए। 5 साल पहले वाली अपनी बेवकूफ़ी याद आ गई। चाची उस दिन भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गईं। उस क्षण वे मेरी माँ से भी ऊंचा उठ गई थीं, क्योंकि माँ भी शायद मुझे इतनी आसानी से क्षमा नहीं कर पाती। उस दिन साड़ी की तह लगाने में हाथ बटाते हुए विकी मामा ने कहा, पता नहीं तुम्हें इतनी भड़कीली चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं। साड़ियाँ, गहने, ये अल्लम गल्लम चीज़ें तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास अपना कोई सौंदर्य नहीं है। हमारे पास भी अपना सौंदर्य कहाँ है, काले जो हैं हम, मैंने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा। क्या गोरा रंग ही सुंदरता का मापदंड है? मैं विस्मय विमुग्ध उन्हें देखती रह गई। पहली बार मैंने अपने लिए इतनी प्यारी बात सुनी थी। नहीं तो अब तक का सारा जीवन अपने सावले सलोने रंग पर दुख करते ही बीता था। अपनी स्वर्गवासी माँ पर कभी कभी बहुत रोष हुआ था, जो अपना गोरा चिट्टा रंग दोनों बड़ी संतानों को दे गई थी। दीदी का तो खैर ठीक है, पर भैया के साथ इतना पक्षपात करने की क्या जरूरत थी। हिंदुस्तान में लड़कों का रूप रंग कौन देखता है, लेकिन अमिता की चिंता में तो सारे रिश्तेदार पास पड़ोसी दुबले हुए जा रहे हैं। बुआ जरूर मुझे बहुत प्यार करती थी, उन्हें मुझ में अपनी माँ की परछाई नजर आती थी। चाची भी अक्सर मेरी बलैया लेकर कहती, देखना मेरी अमिता सबसे बाजी मार ले जाएगी, पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यवान होती है। वे दोनों मुझ पर जान छिड़कती थी, इसलिए ऐसी बातें कहकर मेरा मन रख लेती थी। लेकिन मुझे हीन बोध से उबारा विकी मामा ने। बुझे हुए मन से चिंगारी फूकने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। वे आश्वस्त कर देते तो सारा डर जैसे भाग जाता था। सब ठीक हो जाएगा, उनका मूल मंत्र मैंने याद किया और मन से उदासी की चादर अपने आप ही सरकने लगी। उठकर एकदम मैंने ऊपर की राह ली। पापा कहाँ हैं? सीढ़ियों पर चाचा मिल गए तो मैंने उनसे पूछा। अपने कमरे में सो रहे हैं, अभी तुम उनके पास मत जाओ, कम से कम कपड़े ही बदल लो, चाचा बोले। मैंने उनका आखिरी मिसरा अनसुना कर दिया और उसी उन्मुक्त भाव से ऊपर चली आई। पापा के कमरे का दरवाजा उड़का हुआ था। आराम कुर्सी पर लेटे बड़े मामा जी अखबार पढ़ रहे थे। मेरी आहट पाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया। मेरे लाल जोड़े को देखकर उनकी भौहों में बल पड़ गए, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मसहरी उठाकर पापा के पैताने जाकर बैठ गई। पापा, कुछ देर बाद मैंने हौले से पुकारा। वे जाग रहे थे। मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बाहें फैलाकर मुझे अपनी गोद में भर लिया। पता नहीं कितने वर्षों बाद पापा का यह वात्सल्य स्पर्श मैंने अनुभव किया था। बेटे, उन्होंने रुधे गले से पुकारा। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैंने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा। अपने व्यवहार पर मुझे स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। अगर सब कुछ ठीक से निपट जाता तो आज इसी समय इसी तरह मैं पापा के गले से लगी सुबकती होती और वे मुझे सांत्वना दे रहे होते। पर सब कुछ उलट पुलट हो गया था। पापा बार बार शोकाकुल हो रहे थे और मैं उन्हें हौसला दे रही थी। घबराइए नहीं पापा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस कमरे से हटाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे। मैंने वहीं अपना आसन जमा लिया था। पापा का मन देखकर फिर चाचा लोग भी चुप हो गए थे। दोपहर तक पापा काफी नॉर्मल हो गए थे। कोई 1 बज रहा होगा। चाची खुद अपने हाथों से पापा के लिए अलोना दलिया बना के ले आई थी और मैंने अपने हाथों से चम्मच में डालकर उन्हें खिला दिया था। फिर बड़ा सा गाव तकिया लगाकर थोड़ी देर के लिए वे बैठ गए थे। तभी दरवाजे पर रिक्शा रुका। अरे, यह तो दूल्हे राम लौट आए हैं, किसी ने कहा। भैया ने एकदम आस्तीनें ऊपर सरका ली। आई विल किक हिम आउट, वह गरजे। कीप क्वाइट, मामा जी ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा। पहले ही जो एहसान कर चुके हो तुम लोग बहुत है, अब हमें निपटने दो।
चाचा को साथ लेकर नीचे जाने की सोच ही रहे थे कि चाची ने कमरे में प्रवेश किया। उनके पीछे श्रीमान जी थे। कुछ क्षण सब लोग चित्रलिखे से उन्हें देखते ही रह गए। उन 5-7 जोड़ी आंखों की अपलक चितवन को किसी तरह सहते हुए वे पापा के पास जाकर खड़े हो गए और नम्र किंतु दृढ़ शब्दों में बोले, पापा जी, मैं अमिता को लिवाने आया हूँ। पापा ने एकदम से उन्हें खींचकर गले से लगा लिया। कुछ कहने के लिए उनके होठ फड़फड़ाए, पर मुंह से बात ही न निकली, बस आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। इनका भी स्वर तब तरल हो आया। बोले, वे लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान मैं नहीं कर सका, इसलिए साथ चला गया। आप भी मेरे पूज्य हैं, आपके प्रति भी मेरा कुछ फर्ज बनता है। आज आपकी बेटी को विदा कराने का वादा था, इसलिए आधे रास्ते से लौट आया हूँ। विदा तो करा लोगे बेटा, पर रखोगे कहाँ? मामा जी ने पूछा। क्यों, मेरा घर नहीं है क्या? जिन लोगों ने उसे नकारा है वहां अमिता नहीं जाएगी, पर चंडीगढ़ में मेरे क्वार्टर में तो जा सकती है ना। जरूर जाएगी बेटे, पापा ने कहा। लड़की हमने तुम्हें दी है, तुम जहां ले जाओगे वह जाएगी, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। जानते हो बेटा, हम सब के सब बहुत निराश हो गए थे, पर इसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। बार बार मुझे ही धीरज दे रही थी कि पापा घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पहली बार आंख उठाकर मेरी ओर देखा और मेरे दिमाग में जैसे कुछ कौंध गया। सुबह फोन पर सुनी थी, वह यही आवाज तो थी। पलंग की पार्टी पर सिर रखे रखे ही मुझे काफी झपकी आ गई थी। कुणाल के माथे पर रखा हुआ मेरा हाथ जब इनके हाथ से छू गया तो अचानक आंख खुल गई। वे कुणाल के माथे पर अगरबत्ती की भभूति लगा रहे थे। राह कह दो तो बहुत नाराज होते हैं। थोड़ी थोड़ी उन्होंने उसके गले और छाती पर भी लगाई। हठात उनकी आंखें ऊपर उठी तो पाया कि मैं अपलक उन्हें देख रही हूं। हंसी आ रही है ना? उन्होंने पूछा। नहीं तो, मैंने मासूम बनकर कहा। खैर, वह तो सब मुझे मालूम है। अब उठो और झटपट एक तौलिया ले आओ। लड़का पसीने से लथपथ हो गया है और तुम बेसुध सो रही हो। मैंने देखा कुणाल सचमुच पसीने से नहा गया था। हम दोनों ने मिलकर उसका शरीर सुखाया, कपड़े बदले और फिर ठीक से ढाप ढूप कर सुला दिया। बुखार एकदम कम हो गया था और पहले किसी बेचैनी भी नहीं थी। अब गोली की तो कोई जरूरत नहीं है ना? मैंने मसहरी खोलते हुए पूछा। देना चाहो तो दे दो, इन्होंने लापरवाही से उत्तर दिया। मुड़कर देखा, 5-7 दिनों का इकोनॉमिक्स टाइम्स लेकर ये लेट गए हैं। अब कम से कम 1 घंटे तक इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। पता नहीं इस अखबार में इतना पढ़ने के लिए क्या होता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सच तो यह है कि यह आदमी ही मुझे समझ में नहीं आता, किसी कोने से भी नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद इन्हें मेरी उपस्थिति का भान हुआ। गुदगुदाकर पूछा, आज सोना नहीं है? कहने को लेट तो गई मैं, पर मन अशांत ही बना रहा। आखिर हिम्मत करके कह ही डाला, एक बात पूछूं? एक क्यों, 100 बात पूछ लो। आई एम एट योर डिस्पोजल। मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सीरियसली पूछ रही हूं। पूछो ना भाई, मैं भी तो सीरियसली उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। फिर भी कुछ क्षण संकोच में डूबी रही मैं और फिर साहस बटोरकर पूछ ही लिया, क्या सचमुच आप विश्वास कर लेते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए स्वामी जी आपकी बात सुन ही लेंगे? वे एकदम गंभीर हो गए। बोले, अमिता, तर्क की कसौटी पर श्रद्धा परखी नहीं जाती, यह तो अनुभव करने की वस्तु है। फिर भी क्या? तुमने प्रत्यक्ष देख तो लिया। अभी कुछ देर पहले तुम्हारा बच्चा बुखार में तप रहा था, अब बिल्कुल शांत सो रहा है। कुछ तो कारण होगा ही। कारण ही तो जानना चाहती हूँ। यह स्वामी जी की सामर्थ्य का चमत्कार है या आपकी श्रद्धा का? मेरी श्रद्धा का, उन्होंने असंदिग्ध भाव से उत्तर दिया। इसका अर्थ हुआ कि स्वामी जी में कोई उनकी सामर्थ्य की विवेचना का अधिकार मुझे नहीं है। उन्होंने मेरी बात बीच में ही तोड़ते हुए कहा, मैं तो इतना जानता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक तरह से अपनी इच्छा शक्ति जागृत करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को हम अपने आराध्य में आरोपित कर देते हैं और उसके परिणाम को उनका प्रसाद समझकर सिर माथे लगा लेते हैं। उन्होंने भाव विगलित कंठ से कहा, यह तो सीधे सीधे विल पावर का करिश्मा हुआ। मैंने सपाट ढंग से कहा, तुम्हें अगर यही नाम अच्छा लगता है तो यही सही। विल पावर कहने से इच्छा शक्ति का अर्थ तो बदलेगा नहीं।
अर्थ तो नहीं बदलेगा, पर मेरा सवाल यह है कि फिर इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही क्या है? मैंने कहा ना अमिता, श्रद्धा तर्क की वस्तु नहीं है, इन्होंने पूर्ववत गंभीरता से कहा। इच्छा शक्ति यूं ही नहीं उपजती, उसे साधने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक आलंबन तो चाहिए। यह आलंबन जिसका जैसा मन होता है वह ढूंढ लेता है। इसे आत्मविश्वास तो नहीं कह सकती मैं, यह तो अंधविश्वास हुआ। मैंने जिद के साथ कहा, तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें रोकता कौन है? यह तो अपने अपने सोचने का ढंग है। तुम्हारे लिए जो अंधविश्वास है वह किसी के लिए सहज आस्था भी हो सकती है। कभी कभी सोचता हूं अमी, तुम भी अगर अपने लिए ऐसा ही अवलंब खोज पाती तो अच्छा रहता। तब तुम्हारा मन इतना डरा डरा नहीं रहता। बात बात में नर्वस हो जाने का यह रोग भी तुम्हें नहीं लगता। उनकी पंडिताऊ बातों से ऊब सी होने लगी। मुझे लगा कि चिल्ला कर कह दूं कि मेरा भी एक अवलंब है जो मुझे निराशा के गर्त से उबारता है, मुझ में आत्मविश्वास भरता है, मुझे जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। पर मैं वह नाम होठों पर न ला सकी। जानती थी कि छूटते ही ये कहेंगे, तुम्हारे ये विकी मामा इतने सामर्थ्यवान थे तो खुद निराशा के गर्त में क्यों डूब गए? अपने ऊपर ही उन्हें विश्वास क्यों नहीं रहा? जीवन संघर्ष में खुद ही पेट दिखाकर क्यों भाग गए? विवाह के ठीक एक दिन पहले ही उन्हें यह क्या सूझा कि नींद की गोलियां खाकर सो रहे? इतनी बुजदिली क्यों दिखाई उन्होंने? इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर न मेरे पास था न है, किसी के भी पास नहीं है। उनका अकाल अवसान सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। चाची कहती हैं कि अपनी अमेरिकी प्रेमिका का व्यभिचारी रूप उन्होंने देख लिया था और इस आघात को वे सह नहीं सके। बुआ कहती हैं कि विवेक शराब और जुआखोरी से गले तक कर्ज में डूब गया था, किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा था। चाचा तो उनकी मृत्यु को एलएसडी के खाते में ही जमा करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, पिछले वर्ष उनका एक दोस्त भारत भ्रमण के लिए आया था, रॉबर्ट। वैसे तो रॉबर्ट उनका रूममेट ही था। उसने बताया, विवेक सगाई के बाद ही बहुत बेचैन हो गया था। बार बार कहता कि मैं एनी के साथ अन्याय कर रहा हूँ, उसके प्रेम का उचित प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकूंगा। कभी कहता, प्रेम तो एक दिव्य संगीत है, उसे हर किसी साज पर बजाया नहीं जा सकता। उसे यूं परेशान देखकर हमें आश्चर्य तो होता था, पर हमने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह इस सीमा तक पहुंच जाएगा यह तो कभी सोचा भी न था। हाँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था। सोचने समझने की अकल मुझ में थी ही कब, पर क्या एक बार वे समझा नहीं सकते थे? अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास विश्वास गाथा। धन्यवाद।